हेलो एवरीवन। हम गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन की सीरीज़ देख रहे हैं और ये 6th वीडियो है जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी इस चैप्टर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर अ सर्टेन पोर फ्लूइड। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। ये क्वेश्चन 1991 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी हुई है और हमें विस्कोसिटी ऑफ अ पोर फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ ये गिवन डाटा है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सर्टेन फ्लूइड के लिए इतना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻5 और अभी हमें विस्कोसिटी जब पोर फ्लूइड की रिड्यूस टू हाफ कर दी जाएंगी, कम कर दी जाएंगी, तो उस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या रहेंगी ये पूछा गया है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है इफेक्टिव स्ट्रेस का, परमेबिलिटी का एक्चुअली। तो ये फार्मूला है K = 1/c × 1/s² × γ/w/μ × E/1 + E। फार्मूला लिख लेते हैं अभी, यह है फार्मूला। तो इस फार्मूले में हम देखेंगे तो K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लिख सकते हैं K2 / K1 इज इक्वल टू μ1 / μ2। ऐसा क्यों? क्योंकि K और म्यू में इन्वर्स का रिलेशन है। तो यहाँ से हम लिखेंगे K2 इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻5 जो कि K1 है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय एक म्यू को हाफ कर दिया गया है पहले म्यू से। तो सपोज फर्स्ट म्यू को हम म्यू से डिनोट करेंगे, μ1 को, सेकंड म्यू है तो म्यू का हाफ है, इसलिए इसको हम μ/2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, दोनों म्यू कैंसिल हो जाएंगे तो हमें K2 की वैल्यू पता चल जाएंगी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर में, 2 × 5 इज 10 × 10⁻⁻5। ओके, सो 10 × 10⁻⁻5 ये म्यू कैंसिल हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए ये भी मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब रिड्यूस टू हाफ कर दिया गया तो K2 की वैल्यू क्या होंगी कैलकुलेट कर लिया। 10 × 10⁻5 B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल्स इन 2 wells is 48 meter apart in an aquifer is 0.6 meter. Okay, it took an interval of 8 hours between detecting the traces of a tracer material at the 2 wells in succession. The porosity of the aquifer is 25%. The coefficient of permeability of the aquifer is, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछा गया है 1991 में 2 मार्क्स के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले की ज़रूरत है, एक डिस्चार्ज वेलोसिटी का फार्मूला और दूसरा सीपेज वेलोसिटी का फार्मूला। देखिए, डिस्चार्ज वेलोसिटी का फार्मूला हम सबको पता है V = KI, जिसको हम डार्सीस लॉ भी बोलते हैं। डार्सीस लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वहाँ से हमें ये फार्मूला मिला था V = K × I। यहाँ पर K है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और दूसरा फार्मूला है सीपेज वेलोसिटी के लिए, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो जब हम इसमें I की वैल्यू निकालने जाएंगे तो I इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू H/L। ठीक है, I इज इक्वल टू H/L। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 0.6 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 48 मीटर का। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये H जो है तो हेड लॉस है और ये दिया हुआ है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल्स, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द हेड्स कितना है 0.6 मीटर। तो यहाँ से I की वैल्यू हम इसके अंदर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, जो कि डिस्चार्ज वेलोसिटी है, दिस V इज इक्वल टू K × 0.6 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, अभी जो सीपेज वेलोसिटी VS इज इक्वल टू V/N है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N × VS इज इक्वल टू V। मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी हमें यहाँ भी पता है और डिस्चार्ज वेलोसिटी हमें यहाँ भी पता होगी, मतलब दोनों के साइड में डिस्चार्ज वेलोसिटी कॉमन है, अगले साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं ये दोनों के साइड्स को। तो हम कैसे इक्वेट करेंगे? N × VS, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया था V की वैल्यू K × 0.6 डिवाइड बाय 48, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.6 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय K है इसके साथ में। ठीक है, पोरोसिटी की वैल्यू भी दी हुई है 25%।
वो वैल्यू भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वी एस दिया हुआ है, वी एस एक्चुअली हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, 48 मीटर की डिस्टेंस के लिए सीपेज वेलोसिटी कितने डिस्टेंस में हो रही है, 48 मीटर के लिए हो रही है, और कितने टाइम इंटरवल के लिए हो रही है वो, 8 आवर्स के लिए। तो 8 आवर्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो आवर्स में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 25% मतलब 0.25 लिखेंगे आप पोरोसिटी को। और वी एस जो है तो सीपेज वेलोसिटी है, सीपेज कितने डिस्टेंस के बीच में है, 48 मीटर्स के बीच में है, और कितने टाइम के लिए है, 8 आवर्स के लिए। तो 8 ये मिनट्स में हो गया और ये हो गया सेकंड्स में, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। के इज इक्वल टू 0.033 मीटर पर सेकंड। मीटर क्यों, क्योंकि हमने 48 मीटर में रखे थे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 मीटर्स। इस तरह से के की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर आपको इसी क्वेश्चन को सेंटीमीटर में करना है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में बताइए, तो बस 2 डिजिट्स आपको आगे लेके जाना पड़ेंगे, 3.3 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। तो इस तरह से के वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर बिलो अ लेक डू नॉट अल्टर एज द लेवल फ्लक्चुएट्स। जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब लेवल वाटर की फ्लक्चुएट करेंगी, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो कुछ भी वाटर रहेगा वो जब फ्लक्चुएट करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेगा, सपोज ये ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर ये वाटर टेबल यहाँ पर था, अब ये वाटर टेबल क्या हुआ, एक्सीड कर गया, ऊपर चला गया, फिर थोड़ा और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, ऐसे ये फ्लक्चुएट होता रहेगा वाटर टेबल। तो इससे क्या होता है, टोटल प्रेशर और पोर प्रेशर दोनों चेंज होते हैं इक्वल अमाउंट से। टोटल प्रेशर और पोर प्रेशर जब ये दोनों इक्वल अमाउंट से चेंज होंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसको आप सिग्मा डैश से डिनोट करते हैं, वो अनचेंज्ड रहेगा। क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट से वेरी करेंगे तो ये अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हुआ करेक्ट। 1994 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट सी in the experimental setup shown in figure when the flow takes place under a constant head through the soil A and B is। देखिए soil A and B मतलब ये 2 लेयर्स है, इसके ऊपर ये वाटर टेबल आपको दिख रहा है इस तरह से, वाटर लेवल, और यहाँ पर वाटर हेड इस तरह से यहाँ पर है। हमें पूछा गया है पीजोमेट्रिक हेड फ्रॉम द पॉइंट सी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट सी के ऊपर से आपको बस ये चेक करना है कि वाटर की लेवल मैक्सिमम कितनी ऊपर है। तो क्वेश्चन में फोटो में ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें इमेज में कि मैक्सिमम लेवल जो है यहाँ पर है वाटर की, और वो डेटम से कितनी ऊपर है, तो 40 + 40 + 40 120 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हुआ डी, 120 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ फॉर फ्लो थ्रू पोरस मीडिया द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। अभी हमने डिस्कस किए थे 2 क्वेश्चन पहले कि डार्सीज लॉ क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, velocity is directly proportional to hydraulic gradient, so answer is B। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इफेक्टिव स्ट्रेस इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ग्रेन टू ग्रेन जो प्रेशर ट्रांसफर होता है, स्ट्रेस ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। कोहिजन मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन उसे हम कोहिजन कहते हैं। और स्टेबिलिटी नंबर आप टेलर स्टेबिलिटी नंबर में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला भी मैं लिख लिया हूँ, C/γ/SC। Next question, a soil mass has coefficient of horizontal and vertical permeability as 9 × 10⁻⁷ centimeter per second and 4 × 10⁻⁷ centimeter per second respectively. The transform coefficient of permeability of an equivalent isotropic soil mass is। देखिए कि इक्विवेलेंट पूछा है आपको यहाँ पर, जो आपको kx और ky की वैल्यू दी गई है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब kx और ky वैल्यूज़ आपको के इक्विवेलेंट निकालना है। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला यूज़ करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। 1997 में 1 मार्क के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kx इंटू ky, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, kx मतलब आप इसको हॉरिजॉन्टल मान लो और y मतलब इसको वर्टिकल। बस वैल्यूज पुट अप करना है इसके अंदर और आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। 9 × 10⁻⁷ इंटू 4 × 10⁻⁷
7, ठीक है। 9 4 36, 36 स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे 6 मिल जाएगा यहाँ पर, इंटू 10 टू द पावर 2 - 7 एक बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 6 × 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एनिसोट्रॉपिक सॉइल permeabilities in x and y directions are kx and ky respectively in a 2-dimensional flow. The effective permeability for the soil is given by। अभी इसी टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, k इफेक्टिव इज इक्वल टू के एक्स के वाई इन स्क्वायर रूट। मीन्स इसका आंसर भी क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पावर 1/2 मतलब इसका मतलब होता है कि स्क्वायर रूट है। In this question, two tubes shown in figure 1, this is figure 1 and this is figure 2, may be considered to be permeameters। ठीक है, dimensions of sample in figure 2 are alike, दोनों के डायमेंशन सेम है दोनों फिगर्स के। एंड द एलिवेशंस ऑफ हेड वाटर एंड टेल वाटर आर द सेम फॉर बोथ द फिगर्स। एलिवेशन ऑफ हेड वाटर एंड टेल वाटर मतलब हेड लॉस भी दोनों में सेम बताया गया है। दिस फॉर बोथ द फिगर्स, जैसे कि ए बी पॉइंट से आपको यहाँ पर हेड वाटर टेल वाटर इंडिकेट किया गया है, और ए बी ए ई ये जो है तो इंडिकेटेड हेड से, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है बस इन्फॉर्मेशन के लिए। हेड लॉस थ्रू द सैंपल्स आर, ये दोनों सैंपल्स के बीच में हेड लॉस क्या है ये पूछा गया है। देखिए कभी भी दोनों ट्यूब के बीच में जो डिफरेंस है वो हेड लॉस दिखाता है। तो जैसे हम इस फिगर 1 की बात करेंगे तो हेड डिफरेंस ये ट्यूब में यहाँ पर मतलब ये इसके एनालॉगस है, इसके इक्वल है, इस तरह से ए लेवल की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये है बी लेवल। तो इसका मतलब इसमें हेड लॉस कितना हुआ, ये दोनों में ए बी हुआ। ठीक है, ये तो ए बी इस फिगर के लिए बात होगी। इस फिगर के लिए बात करेंगे हम तो यहाँ पर ये लेवल है दूसरी लेवल और ये है पहली लेवल। तो पहली लेवल के लिए नाम है ए और इस लेवल का नाम है बी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ फिर ए बी, मतलब दूसरे फिगर के लिए भी ए बी हेड लॉस है और पहले फिगर के लिए भी ए बी हेड लॉस है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बनता है डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी एंड ए बी। Next question is, a river 5 meter deep consists of a sand bed with saturated unit weight of 20 kilonewton per cubic meter। Saturated unit weight of sand bed आपको यहाँ पर दिया हुआ है 20। Gamma W is 9.81 kilonewton per cubic meter। The effective vertical stress at 5 meter from the top of the sand bed। देखिए 5 मीटर की रिवर है जिसकी डेप्थ 5 मीटर है, रिवर की डेप्थ, उसके नीचे सैंड बेड है और सैंड बेड के 5 मीटर नीचे आपको इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले। इस तरह से कुछ वाटर लेवल रहेगा रिवर का, फिर ये बेड लेवल है रिवर की, और उसके नीचे 5 मीटर हमें इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए पूछा गया है। मतलब यहाँ से 5 मीटर नीचे आना है, ये जो बेड लेवल है, और इसके ऊपर रिवर की कितनी हाइट है, ये है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर पूरा वाटर प्रेजेंट है इसलिए गामा डब्ल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 9.81, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द रिवर, ओके, ठीक है, एंड दिस इज द सैंड बेड। यहाँ पर सैचुरेटेड सॉइल है पूरी, तो उसका गैमा सैचुरेटेड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। गैमा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो हम निकालते हैं यहाँ पर इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्टिकल स्ट्रेस एट 5 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ सैंड बेड 5 इंटू 9.81 जितनी हाइट है उसको मल्टीप्लाई किया हमने यूनिट वेट से, प्लस 5 इंटू 20। ठीक है, ये 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 9.81, इस तरह से हमने दोनों का एडिशन किया तो हमें टोटल वर्टिकल स्ट्रेस मिला। टोटल स्ट्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर 149.05 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। स्ट्रेस है इसलिए स्क्वायर मीटर में रहेगा। दूसरा है पोर वाटर प्रेशर। ये दोनों चीज़ें हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस में हमें ये दोनों चीज़ें लेना पड़ती है, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर इज एट 10 मीटर। डायरेक्टली हम 10 मीटर लिखते हैं यहाँ पर। 10 मीटर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर कहाँ से काउंट किया जाएगा, टॉप लेवल से, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, इसलिए एट 10 मीटर
एंड दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए 9.81 पूरा वाटर के लिए, यहाँ से बात है कि यूनिट वेट की वैल्यू 9.81 ही रहेंगी, और टोटल डेप्थ है उसके लिए 10, तो ये हुआ 98.1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अभी इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस को हम सिग्मा डैश से डिनोट करते हैं, और इसको टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो टोटल स्ट्रेस तो हमें वैल्यू मिल गई थी 149.05, और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू मिली 98.1, तो ये दोनों का आप माइनस करेंगे तो 51 किलो न्यूटन आपको वैल्यू मिल जाएंगी, किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर बी, 51 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, बस थोड़ी सी नॉलेज हमें होना चाहिए कि इफेक्टिव स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला इसके लिए क्या है, कंडीशंस किस तरह से दिए हुए है कि वाटर की लेवल फ्लक्चुएट हो रही है, क्या हो रही है, ये सब कुछ आपको बस देखते हुए इजीली आप ऐसे 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स में से निकाल सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स में से। ठीक है, सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस आर 3.46 एंड 1.5 मीटर पर डे रिस्पेक्टिवली। द बेस लेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट डैम रेस्टिंग इन दिस सॉइल इज 100 मीटर, बेस लेंथ दिए हुई है। व्हेन द फ्लो नेट इज डेवलप्ड फॉर दिस सॉइल with 1:25 scale factor in the vertical direction, okay, the reduced base length of the dam will be। देखिए रिड्यूस बेस लेंथ हमें एक बेस लेंथ दी हुई है और रिड्यूस बेस लेंथ निकालने के लिए पूछ रहे हैं। 1:25 स्केल फैक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में दी हुई है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये स्केल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम अभी देखेंगे। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, के एक्स इज इक्वल टू 3.46 मीटर पर डे, और के वाई वैल्यू इज गिवन 1.5 मीटर्स पर डे। इसके बाद में बेस लेंथ दिया हुआ है एल बी, बेस लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ठीक है, स्केल फैक्टर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज आल्सो गिवन, स्केल फैक्टर इन वर्टिकल डायरेक्शन is given to be 1:25। स्केल फैक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल सकते हैं हम, स्केल फैक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 1:25, इसको इस तरह से लिखेंगे 1/25 तो स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल में निकालना है तो के वाई बाय के एक्स करेंगे इसको, के वाई डिवाइडेड बाय के एक्स। ये पूरी वैल्यूज आप पुट करेंगे इसमें, के वाई की वैल्यू 1.5, के एक्स की 3.46 और इसको डिवाइडेशन करेंगे। जब आप इसको 1:2 के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, 1/37.969। ये हमें स्केल फैक्टर मिला फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से। और रिड्यूस बेस लेंथ पूछा है हमें, देयरफॉर रिड्यूस बेस लेंथ इज इक्वल टू रिड्यूस बेस लेंथ अब हम निकाल सकते हैं। एक बार इसके लिए सर्वे टाइप का क्वेश्चन होगा, सर्वे में आप बहुत बार देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन, स्केल चेंज करके आपको लेंथ निकालना पड़ता है। तो रिड्यूस बेस लेंथ सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है ये। रिड्यूस बेस लेंथ इज इक्वल टू स्केल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपको ऑलरेडी एल बी था। तो अभी स्केल कितनी है वो लिखेंगे हम, 1/37.969 मल्टीप्लाइड बाय एल बी की वैल्यू कितनी 100 क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे 100 डिवाइड बाई 37.969 तो आपको आंसर मिलेगा 2.63 मीटर्स। सो ऑप्शन इज ए। So remaining questions in the next video. Thanks for watching.